जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है हमारी रहेगी संविधान सभा के ऊपर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें पॉलिटी अगर आप पढ़ते हैं तो पॉलिटी में सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट रहता है संविधान सभा। आज हम उसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संविधान सभा को समझेंगे कि संविधान सभा क्या है और क्यों? चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा तो यही प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि हमें संविधान सभा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए हमें संविधान सभा? मेरा तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि हमें संविधान सभा क्यों चाहिए? बोले सर, संविधान सभा जो है ये किसी देश के संविधान का निर्माण करेगी। मेरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था कि संविधान सभा हमें क्यों चाहिए? तो बोले सर, संविधान सभा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम ये संविधान सभा जो है ये देश के संविधान का निर्माण करेगी। यानी कि ये देश के संविधान का निर्माण करेगी, इसीलिए हमें सर संविधान सभा चाहिए। अब मेरा प्रश्न आगे का ये है कि हमें संविधान क्यों चाहिए? संविधान किसे कहते हैं? यहाँ पर 2 पॉइंट आप लिखिएगा कि संविधान क्या है और क्यों चाहिए? संविधान क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान क्या है, तो आप उसे बताइएगा कि संविधान जो है नियम, कानूनों और परंपराओं का एक लिपिबद्ध संकलन है। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं संविधान। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भई संविधान क्या है? मेंस में 2 नंबर में लिखने को आ जाए कि संविधान किसे कहते हैं? तो आप उसे बताइएगा कि संविधान जो है नियम, कानूनों और परंपराओं का एक लिपिबद्ध संकलन है, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है कि हमें संविधान क्यों चाहिए? बोले सर, हमें संविधान इसलिए चाहिए क्योंकि ये किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। क्या करता है? ये किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाता है, इसीलिए सर हमें संविधान की ज़रूरत है। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को अगर संचालित रूप से चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें संविधान की ज़रूरत लगेगी ही। इसीलिए हमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए। तो सर, क्या इस देश में, इस विश्व में इस विश्व में जितने भी देश हैं, उन सभी का संविधान होगा? मैंने कहा हाँ, इस विश्व में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों का अपना-अपना संविधान होगा। किसी ने अपना संविधान मौखिक रूप से बनाकर रखा है और किसी ने लिखित रूप में बनाकर रखा है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका घर है। अब आपके घर में आपके पिताश्री और माताश्री, माताजी, आपके पिताश्री और माताजी ने नियम बना के रखे होंगे। आपकी माताजी का नियम, आपके पिताजी का नियम होगा कि भई सुबह 6 बजे उठ जाना है, शाम को 10 बजे के घर पहले घर के अंदर आ जाना है, वरना कब आपके कान के नीचे 9 नंबर की चप्पल पड़ जाए।
उसी प्रकार से आपकी माताजी का भी नियम होगा कि भई कोई भी बिना नहाए घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ये नियम होंगे ना आपके घर में? तो ये नियम होंगे, तो वैसे ही इन नियमों को क्या आपके माता-पिता ने एक कागज़ पर लिख दिए हैं और आप किसी दीवार पर लगा दिए हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्या आपके माता-पिताजी ने ऐसे नियम को लिख कर एक कागज़ में किसी दीवार पर लगा दिए हैं? बोले सर ऐसा तो नहीं किया है। तो इस नियमों को क्या बोलेंगे? आपकी माताजी क्या हैं? शिवगामी देवी जी हैं। मेरा वचन ही मेरा क्या है? शासन है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐसे नियमों को एक कागज़ में लिख दिया गया है और आपकी किसी दीवार पर लगा दिया गया है? बोले सर ऐसा तो नहीं है। फिर वो कौन से नियम हैं? वो हैं मौखिक नियम। और अगर मैं भारत देश की बात करूँ, अगर हम भारत देश की बात करें, तो भारत में जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तो उस समय हमारे जो है भारत में अप्रॉक्स लगभग हम बात कर सकते हैं 40 करोड़ की जनसंख्या है। तो 40 करोड़ की जनसंख्या में अगर हम मौखिक संविधान, अलिखित संविधान की बात करेंगे, तो हर व्यक्ति अपना तीसरा मतलब निकालेगा कि भई ये नहीं, ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अगर हमारे भारत में अलिखित संविधान होता यानी कि मौखिक संविधान होता, तो हमारे देश में हर व्यक्ति अपना तीसरा मतलब निकालता यानी कि वो अपने अलग ही नए नियम कानून बना लेता, खुद के बना लेता और इस प्रकार से भारत की व्यवस्था सही रूप से नहीं चल पाती। सोच रहे हो आप कि संविधान निर्माता कितने महान व्यक्ति थे, कितने आगे की सोच रहे थे। उन्होंने कहा था कि भई हम संविधान सभा क्या कर रहे हैं? लिखे दे रहे हैं। आपको लिखित रूप में संविधान सभा दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। आने वाले समय में भारत देश को कोई दिक्कत ना हो और भारत सुचारू रूप से क्या हो सके, चल सके। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, संविधान को कहा कि संविधान कैसा होगा? लिखित संविधान होगा। इसीलिए आपसे कोई पूछ ले कि संविधान भारत का संविधान लिखित संविधान क्यों है? तो उसे बताइएगा कि भारत का संविधान लिखित संविधान इसीलिए है क्योंकि भारत की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई। हमने समझा कि हमें संविधान सभा क्यों चाहिए? बोले सर संविधान सभा इसलिए चाहिए क्योंकि ये देश के संविधान का निर्माण करेगी। हमें संविधान क्यों चाहिए और संविधान आखिर है क्या? तो संविधान किसे कहते हैं? संविधान नियम, कानूनों और परंपराओं का एक लिपिबद्ध संकलन है जिसे हम संविधान कहते हैं। और हमें संविधान क्या करता है आखिर? तो संविधान जो है ये किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का एक लिपिबद्ध संकलन है, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सर इस विश्व में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों का संविधान होगा? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल होगा। किसी ने अपना संविधान मौखिक रूप में बनाकर रखा है और किसी ने अपना संविधान कुछ-कुछ देश हैं जिन्होंने अ, अधिकतर देशों ने तो लिखित बनाकर रखा है और कुछ-कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान को क्या कर रखा है? मौखिक संविधान के रूप में बनाकर रखा है। तो हमारे भारत देश का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। अब हम आगे की बात अगर करें, थोड़ा-सा ये मैं साफ कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो सके। देखिए, मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि हमारे देश में प्राचीन समय से ही राजा एवं महाराजाओं का शासन है। हमारे देश में प्राचीन समय से ही राजा और महाराजाओं का शासन है, तो हमें ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी जिसके कारण हमें संविधान का निर्माण करना पड़ा? क्या राजा एवं महाराजाओं से हमारा देश नहीं चल रहा था? बोले सर बात तो आपकी सही है। पहले भी राजा एवं महाराजा शासन कर रहे थे, लगातार वर्षों से करते आ रहे थे।
तो क्या उनसे देश नहीं चल रहा था? उनके नियमों से देश नहीं चल रहा था? फिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ आन पड़ी जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा? संविधान सभा का निर्माण करना पड़ा, संविधान का निर्माण करना पड़ा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटी-सी विदेशी कंपनी किसी देश जाती है और किसी देश वो व्यापार करने जाती है, नॉर्मली व्यापार करने जाती है और कुछ सालों बाद वो उस देश पर अपना शासन स्थापित कर ले, वो उस देश को गुलाम बना ले, तो क्या आप मानेंगे? क्या आप मेरी इस बात को यकीन करेंगे? बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है? कौन-सा देश होगा जो इस प्रकार की भावना को झेल सकता है? जी, दोस्तों यही हुआ था हमारे भारत के साथ। कि सर भारत के साथ ऐसा हुआ था? जी हाँ, दोस्तों। भारत में जो है अंग्रेज आते हैं भारत में अंग्रेज आते हैं व्यापार करने। भारत में क्या करते हैं? भारत में अंग्रेज आते हैं व्यापार करने। तो सर क्या पूरे अंग्रेज भारत में आ गए थे? मैंने कहा नहीं, पूरे अंग्रेज भारत में नहीं आए थे। इनकी एक छोटी-सी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? ये भारत में व्यापार करने का एक पूरा सिलसिला बनाती है कि भई हमें क्या करना है, हमें भारत में चलना है और भारत में व्यापार करना है। तो सर ये कंपनी भारत आती है और भारत को क्या करती है, कुछ सालों बाद गुलाम बना लेती है। तो सर सीधे-सीधे बात करिए आखिर हुआ क्या था? मैंने कहा चलिए सीधे-सीधे बात करते हैं। ये कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, अंग्रेज इस कंपनी को लेकर आते हैं और अंग्रेज जब भारत आते हैं तो अंग्रेज़ों को एक बात भारतीयों की पता लगती है कि भारत में क्या है, भारत में राजनीतिक एकता की कमी है। क्या है? भारत में राजनीतिक एकता की कमी है। क्या है? भारत में राजनीतिक एकता की कमी है, ये बात पता लग जाती है अंग्रेज़ों को। अब आप बोल रहे होंगे कि भई आप पॉलिटी की क्लास है, संविधान सभा हम पढ़ रहे हैं, उसमें आप अंग्रेज़ों को बता रहे हो। देखिए पॉलिटी जब तक हम तभी समझ पाएँगे अच्छे से जब तक उसमें हिस्ट्री रिलेट ना हो। अगर आप देखिएगा, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट होती है कि मराठा आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र में ही क्यों अधिकतर अपने युद्ध जीतते थे क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से थी। वहाँ पर पहाड़ थे, पर्वत थे तो उन पर उनको लड़ना अच्छे प्रकार से आता था। उनकी मदद कौन करती थी? जियोग्राफी करती थी। इसीलिए हमें जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हम साथ-साथ जियोग्राफी को भी पढ़ते हैं। इसी कारण से हमें पॉलिटी में भी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा ताकि हम पॉलिटी को जो है अच्छे प्रकार से समझ सकें। ठीक है? तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने आते हैं, लेकिन एक बात इनको पता लगती है कि भाई अंग्रेज भारतीयों में क्या है, भारतीयों में राजनीतिक एकता की कमी है। सर राजनीतिक एकता कुछ समझ में नहीं आया। राजनीतिक एकता की कमी मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जलता है, एक राज्य दूसरे राज्य से जलता है, एक धर्म दूसरे धर्म से जलता है। जब ये बात अंग्रेजों को पता लगी, तो अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया और कहा कि हम अगर चाहें तो इसी का फ़ायदा उठाकर देश को क्या कर सकते हैं, भारत को गुलाम भी बना सकते हैं। लेकिन ये आए थे क्यों? व्यापार करने। ये कब आए थे? सन 1600 के समय में ये आए थे और सन 1600 के समय में भारत में जो है एक बहुत बड़ी शक्ति बैठी है मुगल एम्पायर। सन 1600 के समय में ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और ये एक पूरा सेटअप बनाकर तैयार रहती है कि हमें भारत पे जाना है, भारत में व्यापार करना है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि क्या भारत में व्यापार करना इतना आसान होगा?
जिसे आज भारत देश किसी विदेशी देश में जाता है तो वहाँ की सरकार से परमिशन लेगा कि भाई हमें भारत के साथ-साथ आपके देशों में व्यापार करना है तो परमिशन चाहिए। उसी प्रकार से अगर इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करना है तो मुगल बादशाह अकबर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कंपनी के टाइम पीरियड को देखें सन 1600 के समय में भारत में जो है मुगल सत्ता कौन संभाल रहा है? अकबर। अकबर संभाल रहा है और अकबर इस व्यवस्था को संभाल रहा है तो इसको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? अकबर से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या अकबर इनको परमिशन देगा? आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को अकबर परमिशन देगा? आखिरकार क्यों देगा अकबर? कि भाई अकबर तो मना ही कर देगा कि कौन हो भैया आप? चलिए निकलिए, हमें नहीं देनी परमिशन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। आप आपको आपके पिताजी बचपन में बोलते होंगे कि बेटा उस दुकान पर जाना, मेरा नाम ले देना और वो आपको क्या दे देगा? सामान दे देगा। तो आपके पिताजी की क्या थी? आपके पिताजी के नाम की एक वैल्यू थी, आपके पिताजी के नाम की एक ब्रांड थी। जिस ब्रांड के कारण, जिस नाम के वैल्यू के कारण आपको वो दुकानदार सामान दे देता था, दे दिया करता था कि जाओ, ठीक है आपके पिताजी ने बोला है तो हम आपको दे देते हैं। उसी प्रकार से क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि ना इन अंग्रेजों को अकबर परमिशन देगा? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो नाम, वो ब्रांड बनवाया, ब्रिटेन की महारानी से एक लेटर लिखवाया कि भाई हम भारत जा रहे हैं, भारत में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, तो आप हमें कुछ ऐसा लेटर लिख कर दीजिए जिसे हम अकबर को दिखा सकें और अकबर हमें परमिशन दे सके। तो लेटर लिखा गया द ग्रेट मुगल। ध्यान में रखिएगा, द ग्रेट मुगल के नाम से लेटर लिखा गया। ये भी एग्जामों में कई बार पूछा जाता है कि द ग्रेट मुगल क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो आप उसे बताइएगा कि द ग्रेट मुगल क्या था? ये व्यापार की परमिशन के लिए लिखा गया था और इसे लिखा किसने था? ब्रिटेन की महारानी ने लिखा था। अब द ग्रेट मुगल लेटर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक व्यक्ति भारत आता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस इस लेटर को लेकर भारत आता है। वो भारत जैसे ही यहाँ भारत आता है, भारत में क्या हो जाती है? मुगल बादशाह अकबर की पेचिश के कारण मृत्यु हो जाती है। मुगल बादशाह अकबर जो है पेचिश के कारण मृत्यु हो जाती है। बोले सर पेचिश, पेचिश के कारण अकबर मर गया? जी हाँ दोस्तों, उस समय पेचिश जो है एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। जैसे स्टार्टिंग में कोरोना आया था तो अब पहली बार तो आप घर के अंदर घुस गए थे, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार आया तो बोले कि हाँ है कोरोना, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से पेचिश उस समय बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। तो अकबर की मृत्यु पेचिश के कारण हो गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस जैसे ही भारत आया तो इसके सामने एक स्थिति पैदा हो गई कि अब मुझे क्या करना है। ये पूरा तैयार होकर आया था। अब अकबर के बाद मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठता है कौन? जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस तो सोचता है कि मुझे अब यहाँ से क्या करना है, परमिशन लेकर ही अपने देश को जाना है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सोचा कि क्यों ना व्यक्ति को प्रसन्न कैसे किया जाए, व्यक्ति को प्रसन्न कैसे किया जाए। अगर मैं डायरेक्ट मुगल बादशाह जहांगीर से मिलूंगा और मैं बात करूंगा इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में, और मुगल बादशाह बात करेगा मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है फारसी लैंग्वेज में, तो बात अच्छे से हो नहीं पाएगी। इसीलिए इस कैप्टन विलियम हॉकिंस ने क्या किया? इसने कहीं ना कहीं अपनी फारसी लैंग्वेज को सीखा। कितना डिसिप्लिन व्यक्ति है ये अपने कर्तव्यों को लेकर। वैसे ही आप भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको भी एक डिसिप्लिन बनना पड़ेगा।
अपने कर्तव्यों को लेकर, ताकि आपको आपकी सफलता मिल सके। ठीक है? तो इसने कहीं न कहीं दोस्तों फ़ारसी लैंग्वेज को सीखा, और इतिहासकारों का कहना है कि इन दोनों की मुलाकात जो है वो कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। और इन दोनों की सबसे प्रसिद्ध मुलाकात राजस्थान के अजमेर में होती है। और अजमेर में इन दोनों की प्रसिद्ध मुलाकात होने के बाद जैसे ही कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के सामने मिलता है और फ़ारसी लैंग्वेज में बात करता है और कहता है कि प्रभु, आप तो भारत के महान राजा हैं, आप तो किंग मेकर हैं, आपकी बातों को कौन टाल सकता है? जहांगीर को एकदम चढ़ा दिया उसने सिर पर। बोले, प्रभु आप तो इस पूरे उत्तर भारत के कंट्रोलर हैं, आप तो राजा हैं, आप किंग हैं, आपकी बातों को कौन टाल सकता है? बोले कि वाह यार, एक भूरे बाल वाला, मंजी-मंजी आँखों वाला, रेड कपड़े पहनने वाला व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए इसने मेरी फ़ारसी भाषा को सीखा। तो इस प्रकार से जहांगीर जो है प्रसन्न हो गया, और जहांगीर ने सर्वप्रथम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कैप्टन विलियम हॉकिंस यानी कि अंग्रेजों को जो है व्यापार की परमिशन दे दी। बोले, चाहिए क्या आपको? बोले, प्रभु कुछ नहीं, हम तो बस आपके याचक हैं, आप ही के दरबार में पड़े हुए हैं 4-5 महीनों से, और आपसे मिलने के लिए फ़ारसी भाषा हमने सीखी है। बोले कि वाह यार! बोले, क्या चाहिए? बोले, प्रभु बस व्यापार की अनुमति चाहिए। तो जहांगीर ने जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के सूरत में, भारत के, ये हमारा गुजरात राज्य है, और इस गुजरात राज्य के सूरत में जो है यहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम अपनी कंपनी को खोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने की परमिशन मिल गई। समझ में आया आपको कि अंग्रेजों को कैसे भारत में व्यापार की परमिशन मिली? आज की क्लास में हमने समझा कि संविधान सभा हमें क्यों चाहिए, संविधान क्यों चाहिए, ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी जिसके कारण हमें संविधान का निर्माण करना पड़ा। तो अगली क्लास में हम समझेंगे कि हजारों वर्षों तक समृद्ध रहने वाला हमारा भारत आखिरकार इन अंग्रेजों का गुलाम कैसे बन गया। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, महत्वपूर्ण लगी, अगर इसमें आपको जानकारियाँ मिली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।